22वां लेक्चर है और आज के इस सेशन में हम बात करेंगे वर्ल्ड वॉर के बाद होने वाली वेरियस ट्रीटीज के बारे में और उनका इवैल्यूएशन भी करेंगे। वर्ल्ड वॉर वन के बारे में हमने चर्चा की। वर्ल्ड वॉर वन को शुरू करने से पहले हमने 3 महत्वपूर्ण बातों के बारे में जाना, जैसे कि 1914 में जब ये युद्ध शुरू हुआ उस समय यूरोप की क्या स्थिति थी, इन स्थितियों के लिए कौन सी कारण जवाबदेह थे और ऐसी कौन सी घटनाएं घटित हुई 1914 के पहले जिन्होंने इस वर्ल्ड वॉर के आधार को तैयार किया, जिसके बेसिस पर इस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को लड़ा गया। उसके बाद हमने वर्ल्ड वॉर के कॉजेस को जाना कि कौन से कारण थे जो कि इस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के लिए जवाबदेह थे, कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं थी जो इस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में घटित हुई, और उसके बाद हमने देखा कि इसका क्या सिग्निफिकेंस रहा या फिर इसका जो निष्कर्ष था वो क्या निकला, उसके बाद रिजल्ट क्या हुआ। देखिए, वर्ल्ड वॉर के खत्म होने के बाद, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के खत्म होने के बाद कई सारी कंट्रीज के साथ कई सारी ट्रीटीज को साइन किया गया, जिसमें वर्साई की संधि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो वर्साई की संधि को हम डिटेल से डिस्कस करेंगे, ट्रीटी ऑफ वर्साई को हम और डिटेल से डिस्कस करेंगे, बाकी ट्रीटीज को भी हम ब्रीफ में देख लेंगे, वो हमारे लिए इतनी महत्वपूर्ण नहीं। और उसके बाद हम इस पूरी ट्रीटी का इवैल्यूएशन करेंगे। ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, ये एक ऐसा इंडिपेंडेंट टॉपिक है जिस पर क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है और आपको इस ट्रीटी को इवैल्यूएट करने के लिए कहा जा सकता है। तो हम शुरुआत तो करेंगे, लेकिन उसके पहले एक और महत्वपूर्ण बात आपको बतानी है, वो है वुडरो विल्सन का 14 पॉइंट। वुडरो विल्सन का ये 14 पॉइंट फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के खत्म होने के पहले ही ला दिया गया था। 1918 के शुरुआती समय में ही इसे लॉन्च कर दिया गया था, इसे लोगों के सामने रख दिया गया था। लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स ने अलाइड पावर्स को, जो कि वेस्टर्न पावर्स के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे, 6 अप्रैल 1917 को ज्वाइन किया था। इसके बारे में हमने लास्ट सेशन में डिटेल से चर्चा की थी कि किन परिस्थितियों में यूएसए ने अलाइड पावर्स को ज्वाइन किया। इसकी एंट्री ने, यूएसए की एंट्री ने वॉर को काफी डिस्प्यूट बनाया, और कारण ये था क्योंकि जर्मनी एक सबमरीन वॉरफेयर स्टार्ट कर चुका था, जहां पर वो हर तरह के मर्चेंट शिप या फिर जो पैसेंजर शिप थे उनको टारगेट कर रहा था। इसमें कई सारे यूएस के जो नागरिक थे वो भी मारे जा चुके थे। एक और महत्वपूर्ण बात थी जो शायद मैंने आपको इसके पहले के सेशन में नहीं बताई थी, वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। दैट वाज जिमरमान टेलीग्राम। ये टेलीग्राम भेजा गया था जर्मनी के द्वारा जो यूएसए का पड़ोसी देश है मैक्सिको, उसे। देखिए, यूएसए ने कई सारी जो टेरिटरी है मैक्सिको की वो अपने कब्जे में कर रखी थी। तो ये कहा गया था मैक्सिको को कि आप अगर यूएसए इस वॉर में शामिल होता है या फिर नहीं होता है तो आप हमारा साथ दीजिए, और इसी युद्ध के खत्म होने के बाद आपकी जो टेरिटरी यूएसए के पास है वो वापस करवा दी जाएगी। लेकिन ये टेलीग्राम लीक हो गया और जब इस बात की जानकारी यूएसए को मिली, डिप्लोमेटिक रिलेशन एस्टैब्लिश किए जा रहे हैं, सीक्रेट डेमोक्रेटिक कम्युनिकेशन किया जा रहा है जर्मन फॉरेन ऑफिस के द्वारा मैक्सिको के साथ, तो उसके बाद उन्होंने भी ये घोषणा कर दी कि वो इस युद्ध में शामिल होंगे। तो ये भी एक महत्वपूर्ण कारण रहा। केवल एक यही कारण नहीं था कि सबमरीन वॉरफेयर स्टार्ट किया गया था जर्मनी के द्वारा, इस वजह से जो यूएसए था वो इस वॉर में कूद गया। लेकिन इस वॉर में आने के 6-7 महीने बाद यूएसए ने अपना एक मोरल बेसिस तैयार किया कि आखिर वो ये वॉर क्यों लड़ रहे हैं। तो यूएसए ने ये कहा कि वो इस लड़ाई को शांति स्थापित करने के लिए लड़ रहे हैं। तो आखिर वो किस तरीके की शांति स्थापित करेंगे, ये भी सवाल आता है। तो कुछ एक उन्होंने स्टेटमेंट जारी किया, दैट वाज प्रिंसिपल फॉर पीस। जो शांति स्थापित की जाएगी उसके लिए कौन से सिद्धांत तैयार किए जाएंगे, और जब पीस निगोशिएशंस बाद में किए गए तो उसके बाद इन पॉइंट्स को भी संज्ञान में लिया गया, ध्यान में रखा गया। तो अगर हम जो ट्रीटी ऑफ वर्साई है उसकी बात करने जा रहे हैं तो इन पॉइंट्स को भी हमें देख लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए। इन प्रिंसिपल्स को 8 जनवरी 1918 को एक स्पीच के दौरान वुडरो विल्सन ने पब्लिश किया था। ये एक्चुअली में वो एम्स थी, वो ऑब्जेक्टिव थे जिनके लिए ये लड़ाई यूएसए लड़ रहा था। यूएसए ने कहा कि अगर बाद में यूएसए युद्ध जीतता है तो जो शांति स्थापित की जाएगी उसे इन्हीं टर्म्स के बेसिस पर स्थापित किया जाएगा। तो ये 14 पॉइंट्स कौन से थे, हम आइए इसे देख लेते हैं। पहला पॉइंट था अबॉलिशन ऑफ सीक्रेट डिप्लोमेसी। सभी यूरोपियन देश वेब अलायंस में उलझे हुए थे, किस देश की ट्रीटी किसके साथ है ये किसी को पता नहीं था। इसकी शुरुआत ऑटोमन बिस्मार्क ने की थी कि पहले तो जो ट्रीटीज होती थी वो खुलेआम चलती थी, जो डिप्लोमेसी होती थी वो खुलेआम हो रही होती थी। लेकिन उसके बाद फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के पहले की जो डिप्लोमेसी थी वो काफी हिडन हो गई थी। कौन सा देश किसके साथ अलायंस में है ये किसी को पता नहीं होता था, इसीलिए बहुत मिस इवैल्यूएशन किया गया। लोग समझ नहीं पाए, देश समझ नहीं पाए कि जब वो किसी युद्ध के साथ वॉर में जाएंगे तो उनकी तरफ से कौन कौन आएगा, इसे वो अपना साथी समझते हैं, वो उनका साथी होगा या फिर नहीं होगा। कुछ लोगों को भ्रम में था कि वो बहुत पावरफुल है, और कुछ लोगों को ये भ्रम था कि अगर वो सामने वाले के ऊपर हमला करेंगे तो उसकी तरफ से कोई आएगा नहीं, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो सीक्रेट डिप्लोमेसी को खत्म करने की बात कही गई। वुडरो विल्सन के 14 पॉइंट में से ये पहला पॉइंट था, ताकि भविष्य में ऐसी कोई संदेहास्पद स्थिति पैदा ना हो जिसमें कोई एक देश किसी अन्य देश के ऊपर वॉर डिक्लेयर करे। दूसरा पॉइंट था फ्री नेविगेशन एट सी फॉर ऑल नेशंस वेदर इन वॉर और इन पीस। ये कहा गया कि भविष्य में हो सकता है फिर से लड़ाई हो, जैसे कि जर्मनी ने एक ओपन सबमरीन वॉरफेयर स्टार्ट कर दिया था। उन्होंने कहा था कि मैं किसी को भी नहीं बख्शूंगा, चाहे वो पैसेंजर शिप हो, चाहे वो मर्चेंट शिप हो, चाहे वो वॉर शिप हो, सबके ऊपर हमला किया जाएगा। तो ये इंश्योर किए जाने की बात की गई कि भविष्य में चाहे शांति हो या फिर लड़ाई हो, हर देश का जहाज फ्रीली जा सकेगा, कोई गलती नहीं करेगा। तीसरी बात कि जो इकोनॉमिक बैरियर्स हैं स्टेट के बीच में उन्हें हटा दिया जाएगा, ताकि सभी देश एक दूसरे के साथ ट्रेड कर सकें, और व्यापार बढ़ेगा तो शांति बढ़ेगी। ये कहा गया था कि जो आर्मामेंट है उसे कम किया जाएगा, हथियारों की होड़ को रोका जाएगा, क्योंकि हथियारों की होड़ ने भी इस युद्ध को आगे बढ़ाया था। इम्पार्शियल एडजस्टमेंट कॉलोनियल क्लेम की किए जाने की बात कही गई थी, क्योंकि हर देश अपनी कॉलोनी को रखना चाहता था। हमने इंपीरियलिज्म एक महत्वपूर्ण कारण बताया था इस युद्ध के लिए। तो यहाँ पर ये भी बात की गई कि एक ऐसा मैनेजमेंट कर दिया जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया जाएगा, ताकि बाद में ये जो डिस्प्यूट्स हैं वो इमर्ज होकर ना आए। रसिया की जिन टेरिटरीज पर कब्जा जमाया जा चुका था जर्मनी के द्वारा, उन्हें खाली करवाया जाएगा। रिस्टोरेशन ऑफ बेल्जियम, बेल्जियम के ऊपर हमला किया गया था, उसे अपने कब्जे में ले लिया गया था जर्मनी के द्वारा, उसको फिर से रिस्टोर किया जाएगा। लिबरेशन ऑफ फ्रांस एंड रिस्टोरेशन ऑफ एल्सेक एंड लॉरेन टू फ्रांस। ये भी कहा गया कि फ्रांस को फिर से रिस्टोर किया जाएगा, वहां पर जो तबाही मची है, जो सिविलियन इंफ्रा को खराब किया गया है उसे फिर से रिस्टोर किया जाएगा। एल्सेक और लॉरेन, ये जो फ्रांस की टेरिटरी काफी लंबे समय से जर्मनी के पास थी, उसे वापस करवा दिया जाएगा। रीएडजस्टमेंट किया जाएगा इटालियन फ्रंटियर्स का नेशनलिटी के बेसिस पर, मतलब किसी जगह पे जो लोग रह रहे हैं वो सभी लोग एक नेशनलिटी के हों। सेल्फ गवर्नमेंट फॉर पीपल ऑफ ऑस्ट्रिया हंगरी, ऑस्ट्रिया हंगरी के लोगों के लिए सेल्फ गवर्नमेंट की बात कही गई कि अगर यूएसए जीतता है तो वहां के लोगों को अलग अलग देश दे दिए जाएंगे। रोमानिया, सर्बिया और मॉन्टेनीग्रो, इनको भी इवैक्यूएट किया जाएगा सर्बिया से, और इनफैक्ट इन्हें इवैक्यूएट किया जाएगा जो सर्बिया के तो ये आसपास के देश थे, बट इनको कब्जे में ले लिया गया था जर्मन या ऑस्ट्रियन एम्पायर के द्वारा। तो ये कहा गया था कि इन देशों को इवैक्यूएट करवाया जाएगा, खाली करवाया जाएगा, और सर्बिया को सी एक्सेस दिया जाएगा, क्योंकि सर्बिया चाहता था कि उनको समंदर तक की एक्सेस मिल जाए ताकि वो अच्छे से ट्रेड कर सके। पहला पॉइंट ये था कि सेल्फ गवर्नमेंट दिया जाएगा नॉन टर्किश पीपल को ऑटोमन एम्पायर के अंतर्गत। ऑटोमन एम्पायर में बहुत सारे ऐसे लोग रह रहे थे जो टर्क नहीं थे, वो लंबे समय से एक अलग देश की मांग कर रहे थे, तो ये भी कहा गया कि उन्हें उनका अलग देश दे दिया जाएगा। और जो डेड
डरनल्स है जो एक छोटा सा सी पैसेज था जो कि ब्लैक सी को मेडिटेरेनियन सी से जोड़ता था, उसे हमेशा के लिए ओपन करने की बात कही गई। एक इंडिपेंडेंट पोलैंड बनाने की बात कही गई और ये भी कहा गया कि पोलैंड को सी की एक्सेस दी जाएगी, समुद्र तक का रास्ता दिया जाएगा। एक जनरल एसोसिएशन तैयार करने की बात कही गई ताकि भविष्य में ऐसा कोई युद्ध ना हो, उसके लिए इमीडिएशन किया जा सके, भविष्य की शांति को स्थापित किया जा सके। इसी पॉइंट के रिजल्ट के तौर पे आप देखते हैं कि लीग ऑफ नेशंस हमारे सामने आता है। ये तो 14 पॉइंट्स थे। हालांकि ब्रिटेन और फ्रांस के प्रेशर में आकर वुडरो विल्सन ने 2 नए पॉइंट्स जोड़ दिए थे जिन्हें एक्चुअली वुडरो विल्सन जोड़ना नहीं चाहते थे। उनमें पहला पॉइंट ये था जर्मनी का डिसआर्मामेंट, यानी कि जर्मनी के सारे हथियार खत्म कर दिए जाएंगे और जर्मनी को ये कहा जाएगा कि वो युद्ध क्षतिपूर्ति दे, मतलब युद्ध में जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई जर्मनी से करवाई जाएगी। ये दोनों पॉइंट बाद में ऐड कर दिए गए थे इन 14 पॉइंट्स के भीतर। वुडरो विल्सन ऐसा नहीं चाहते थे क्योंकि आप देखेंगे कि सारे पॉइंट काफी आइडियलिस्टिक है, बहुत अच्छी अच्छी बातें कही गई है। एक्चुअली में बाद में जो ट्रीटी साइन की गई इन्हीं को आधार बनाकर उसे साइन किया गया, पूरी तरीके से फॉलो नहीं किया गया क्योंकि बातें थोड़ी ज्यादा आइडियलिस्टिक थी, लेकिन फिर भी काफी हद तक इन्हें फॉलो करने की कोशिश की गई। अब देखिए, जब हम पीस ट्रीटीज की बात करेंगे तो हम 4 ट्रीटीज की बात करेंगे। एक्चुअली में हम एक को ही डिटेल में देखेंगे क्योंकि वही हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, दैट इज ट्रीटी ऑफ वर्सली। इसके अलावा हम ट्रीटी ऑफ सेंट जर्मनी, ट्रीटी ऑफ ट्रियानन और ट्रीटी ऑफ सेवर्स, इनको भी थोड़ा सा देख लेंगे। इस स्लाइड में ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, इसको हम डिटेल में पहले डिस्कस करेंगे, फिर हम ट्रीटीज का इवैल्यूएशन करेंगे। स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम देख लेते हैं, मतलब हम ट्रीटी ऑफ वर्सली के ऊपर जाएं उससे पहले अलाइड पावर्स का क्या एटीट्यूड था, जो देश हारे थे या जो सेंट्रल पावर्स थी उनके प्रति हम पहले उसे देख लेते हैं। देखिए, जो ब्रिटिशर्स थे वो चाहते थे कि जर्मनी के साथ एक लेनियन ट्रीटी की जाए, मतलब एक नरम संधि की जाए। इसका कारण क्या था? क्योंकि उन्हें लगता था कि अगर जर्मनी प्रॉस्परस होगा तो जर्मनी एक अच्छा मार्केट साबित हो सकता है, किसके लिए? ब्रिटेन के लिए। तो अपना इकोनॉमिक बेनिफिट देख रहे थे। दूसरी ओर फ्रांस चाहता था कि बहुत ही हार्श ट्रीटी साइन की जाए जर्मनी के साथ, क्योंकि जर्मनी ने फ्रांस को बहुत नुकसान पहुंचाया था और फ्रांस नहीं चाहता था कि जर्मनी वापस कभी भी अपना सिर उठा सके। यूएसए भी एक लीनियन ट्रीटी चाहता था। यूएसए नहीं चाहता था कि कोई ऐसी संधि की जाए जिसके बाद जर्मनी बहुत ज्यादा ह्यूमिलेटेड फील करे। लेकिन एक बात और भी थी, जर्मनी ने बहुत डिसअपॉइंट किया था, मतलब वॉर के दौरान जर्मनी ने कहीं पर किसी के भी साथ कोई रियायत नहीं बरती थी। इनफैक्ट जर्मन ने जब रशियन के साथ एक ट्रीटी को साइन किया था, बोल्शेविक रिवॉल्यूशन हो गया, तो वहां पर जो नई सरकार आई उन्होंने इस वॉर से निकलने की घोषणा कर दी। तो ईस्टर्न फ्रंट पर युद्ध को खत्म करने के लिए ये जो सेंट्रल पावर थी उन्होंने रशिया के साथ एक ट्रीटी की, इसे कहा गया ट्रीटी ऑफ ब्रेस्ट लिटोवस। ये ट्रीटी 3 मार्च 1918 को साइन की गई थी। और यहाँ पर देखिए, एंड द डिस्ट्रक्शन ऑफ सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ पर एक बात और भी बताई गई कि जो रशिया के साथ जर्मनी ने ट्रीटी साइन की थी वो बहुत हार्श थी। तो जो अलाइड पावर्स थे वो इसी को बेस बनाकर कह रहे थे कि जब जर्मनी ने रशिया को जरा सी रियायत नहीं दी तो फिर जर्मनी ऐसी उम्मीद क्यों करता है कि अलाइड कंट्रीज जर्मनी को इस ट्रीटी में कोई रियायत देंगे। इसके अलावा युद्ध में जनरली सिविलियंस के ऊपर हमला नहीं किया जाता, लेकिन जर्मन ने ये भी रियायत नहीं बरती थी। जब वो फ्रांस में हमला करते हैं तो उन्होंने वहां के पूरे सिविलियन इंफ्रा को नष्ट कर दिया था। बेल्जियम में भी उन्होंने ऐसा ही किया था। तो इस बात से यूएसए काफी डिसअपॉइंटेड था कि कोई भी देश अगर पास में ऐसी हरकत कर चुका हो तो क्या उसके प्रति नरमी बरती जानी चाहिए। लेकिन यूएसए चाहता था कि ज्यादा सख्ती ना बरती जाए, लेकिन यूएसए डिसअपॉइंटेड भी था। अगर हम रशिया की ट्रीटी की बात करें जिसे हम कह रहे हैं कि बहुत हार्श ट्रीटी थी, तो ट्रीटी कैसी थी? देखिए, इस ट्रीटी में जो रशिया के साथ साइन की गई थी 3 मार्च 1918 को, डेट के लिए मत जाइए, हाँ याद ये याद रखिए कि जब युद्ध खत्म होने वाला था उसके कुछ समय पहले रशिया से बाहर हुआ तो ट्रीटी साइन की गई थी। नाम याद रह जाए तो ठीक है, जो ब्रेस्ट लिटोवस। जब भी आप ये आर्गुमेंट देंगे कि क्यों इतनी हार्श ट्रीटी साइन की गई थी जर्मनी के साथ, तो इसका जो काउंटर आर्गुमेंट था अलाइड कंट्रीज का वो यही था कि जर्मनी ने रियायत नहीं बरती थी रशिया के साथ, इसीलिए जर्मनी के साथ भी रियायत नहीं बरती जानी चाहिए। यहाँ पर देखिए, रशिया की जो हेजेमनी थी बाल्टिक स्टेट्स के ऊपर, उसे खत्म कर दिया गया और ये बाल्टिक स्टेट्स जर्मनी के प्रभाव क्षेत्र में आ गए। इसके बाद देखिए, इन्हें जर्मन वेसल स्टेट बना दिया गया, मतलब ये जर्मनी के अंतर्गत आने वाले राज्य बन गए। रशिया को अपना जो कार्स और ओब्लास्ट का प्रोविंस था जो कि साउथ कॉकेसस के पास था, उसे ऑटोमन एम्पायर को देना पड़ा। ऑटोमन एम्पायर सेंट्रल पावर्स में से एक था और साथ ही साथ रशिया को यूक्रेन की इंडिपेंडेंस को भी स्वीकार करना पड़ा। तो काफी सख्त संधि साइन की गई थी रशिया के साथ। फाइनली एक कॉम्प्रोमाइज पहुंचा। ये हुआ कि जर्मन्स को पूरा जो युद्ध जाना है वो नहीं देना है, बट उन्होंने जो सिविलियन इंफ्रा को डैमेज किया है उसका हर्जाना तो उन्हें भरना पड़ेगा। तो ये देखिए, हमने एटीट्यूड की बात की। अब हम बात करते हैं ट्रीटी ऑफ वर्सली के बारे में। ये जर्मनी के साथ साइन की गई थी। ये जो अलाइड कंट्रीज थी उन्होंने इस ट्रीटी को जर्मनी के साथ साइन किया था क्योंकि जर्मनी बहुत ही महत्वपूर्ण देश था जिसने इस पूरी वॉर को चैनलाइज किया था। जर्मनी को अपनी टेरिटरीज को खोना पड़ा यूरोप में। एल्सेक लॉरेन, जो कि यूजुअली पहले फ्रांस का ही हिस्सा हुआ करता था, जब जर्मनी का यूनिफिकेशन हो रहा था तो उन्होंने अंतिम चरण में फ्रांस के ऊपर हमला करके इस लोकेशन को अपने कब्जे में ले लिया था। तो इस वॉर में हारने के बाद जर्मनी को ये हिस्सा वापस देना पड़ा किसे? फ्रांस को, जिसका वो हिस्सा था। लोकेशन अगर आप मैप में देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये जो जहां पर मैं ये पेन से ड्रॉ कर रहा हूँ रेड कलर, आप ये लोकेशन ध्यान से देखिए। ये लोकेशन है एल्सेक लॉरेन की। एक्चुअली जर्मनी का बॉर्डर कुछ यूं हुआ करता था, ठीक है, लेकिन अब ये जो लोकेशन थी वापस फ्रांस को दे दी गई। अपार्ट फ्रॉम दैट, इस युद्ध के दौरान एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया पर कब्जा जमा लिया गया था जर्मन के द्वारा। इन्हें एक इंडिपेंडेंट नेशन बना दिया गया। पार्ट ऑफ जर्मन टेरिटरी वर गिवन टू डेनमार्क, बेल्जियम, पोलैंड एंड लिथुआनिया। जो जर्मनी का और हिस्सा था उसे कुछ देशों में बांट दिया गया, जैसे कि नॉर्थ सेल्सिन का ये हिस्सा डेनमार्क को दे दिया गया। बेल्जियम को भी कुछ टेरिटरी मिली। ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं मेलमेडी का, जहां पर मैं मार्क कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, ये जो हिस्सा मेलमेडी का है, मैं कलर कर देता हूं, आपको दिख जाएगा क्योंकि छोटा हिस्सा है। तो ये जो हिस्सा मैंने कलर किया ये मेलमेडी का हिस्सा है, ये बेल्जियम को दे दिया गया। पोलैंड को भी कुछ हिस्सा मिला। इसके अलावा लिथुआनिया को भी कुछ हिस्सा दे दिया गया। सार और डेंजिक ये ऐसी जगह थी जहां पर जर्मन पॉपुलेशन बहुत ज्यादा थी, लेकिन इन्हें लीग ऑफ नेशन ने अपने अंडर में कर लिया, अपना मैंडेट बना लिया। वो देश जो टेम्परेरी समय के लिए अपने आप को रेगुलेट करने की स्थिति में नहीं थे, उन्हें मैंडेट के तौर पर बना दिया जाता था और उन्हें किसी देश को रेगुलेट करने के लिए दे दिया जाता था। सार की लोकेशन देखना चाहते हैं तो जहां पर मैं कलर कर रहा हूं, पेन पर ध्यान दीजिएगा, ये हिस्सा जो मैं रेड कर रहा हूं, ये हिस्सा है सार का। देखिए जर्मनी में है, यहाँ की जो पॉपुलेशन थी वो भी जर्मन स्पीकिंग पॉपुलेशन थी। ये कायदे से जर्मनी का हिस्सा होना चाहिए था आफ्टर वॉर 2, बट इसे एक मैंडेट डिक्लेयर कर दिया गया और इस हिस्से को इनफैक्ट फ्रांस को दे दिया गया। 15 सालों के लिए दिया तो नहीं गया था, यहाँ पर कोल माइनिंग के लिए अलाउ कर दिया गया था। बोला गया था कि जब तक, बाद में हम डिक्लेयर कर लेंगे कि हिस्सा फ्रांस को जाएगा कि जर्मनी को जाएगा 15 साल बाद, लेकिन तब तक वहां पर जो कोल माइंस हैं उनका इस्तेमाल फ्रांस करेगा। तो ये एकदम जर्मन पॉपुलेशन वाला हिस्सा था। दूसरा हिस्सा कौन सा था? दैट वाज डेंजिक। डेंजिक देखिए एक मेजर पोर्ट था वेस्ट रशिया का। ये है ईस्ट रशिया जो कि जर्मनी ने ऑक्यूपाई कर रखा था, ये है वेस्ट रशिया। तो ये जो लोकेशन है, ये पोर्ट वाला एरिया था, ये था डेंजिक का एरिया। तो इसे भी मैंडेट बना दिया गया था। तो ये देखिए मैं आपको बता रहा हूं क्या क्या हुआ था इस ट्रीटी ऑफ वर्सली में, ठीक है। जो सार था वो लीग ऑफ नेशन के अंदर 15 सालों के लिए आ गया। ये हुआ कि फिर बाद में वोट करवा लेंगे, ये देख लेंगे कि हिस्सा में जर्मनी को देना है कि फ्रांस को देना है। लोकेशन फिर से देख लीजिए, सार लिखा भी हुआ है और मैं कलर भी कर रहा हूं उसी हिस्से को रेड कलर से।
फ्रांस को 15 सालों के लिए कोल यूज से अलाउ कर दिया गया। ऑस्ट्रिया और जर्मनी ये चाहते थे कि इनका एक यूनियन बना दिया जाए, क्योंकि ऑस्ट्रिया और जर्मनी इन्होंने एक साथ मिलकर इस लड़ाई को लड़ा था, लेकिन इन्हें अलग अलग रखा गया। जबकि ऑस्ट्रिया में भी एक बड़ी पॉपुलेशन जर्मन स्पीकिंग थी। जर्मनी की जो अफ्रीकन कॉलोनीज थी उन्हें भी जर्मनी से छीन लिया गया और उन्हें मैंडेट में कन्वर्ट कर दिया गया। इस मैंडेट को लीग ऑफ नेशन के अंडर में रखा गया। हालांकि लीग ऑफ नेशन इन्हें जो यूरोपियन पावर्स थी, अलाइड कंट्रीज थी, उन्हें बांट दिया था। ये कहा गया था कि ये जो मैंडेट्स हैं इनका ख्याल रखेगा, यहाँ पर मैनेजमेंट देखेगा, एडमिनिस्ट्रेशन देखेगा लीग ऑफ नेशन अन्य यूरोपियन कंट्रीज की मदद से, और बाद में भविष्य में इन्हें आजादी दे दी जाएगी। आगे देखिए, जर्मनी को कहा गया कि जर्मनी अब अपने पास हथियार नहीं रखेगा। जर्मनी को डिसआर्म कर दिया गया और ये भी कह दिया गया कि जो जर्मनी में कंपल्सरी मिलिट्री सर्विस देने के लिए कहा जाता था वहां के नागरिकों को, ऐसा भी नहीं किया जा सकेगा। राइनलैंड जर्मनी का जो इलाका था उसे बफर जोन डिक्लेयर कर दिया गया फ्रांस और जर्मनी के बीच में, और इसे डीमिलिटराइज कर दिया गया परमानेंटली, क्योंकि देखिए फ्रांस को बड़ा भय लग गया था जर्मनी का, तो वो चाहते थे कि जर्मनी फिर भविष्य में कोई हमला न करने पाए। तो ये जो एरिया था दैट इज राइनलैंड, तो इस पूरी जमीन को हथियार से मुक्त कर दिया गया, डीमिलिटराइज कर दिया गया और इसे फ्रांस और जर्मनी के बीच में बफर जोन डिक्लेयर कर दिया गया, ताकि फ्रांस और जर्मनी पूरी तरीके से अलग हो जाए। जर्मनी वाज ओनली अलाउड टू हैव 6 बैटलशिप्स। जर्मनी ने वॉर एट सी में बहुत खतरनाक लड़ाइयां लड़ी थी, जिससे ब्रिटेन को काफी नुकसान हुआ था, फ्रांस को भी काफी नुकसान हुआ था। तो ये कहा गया कि जर्मनी 6 से ज्यादा बैटलशिप अपने पास नहीं रख सकेगा। जर्मनी 1 लाख से ज्यादा की आर्मी भी नहीं रख सकेगा, सोल्जर्स नहीं रख सकेगा। जर्मनी कोई भी प्लेन, कोई टैंक, कोई सबमरीन अपने पास नहीं रखेगा। पूरी तरीके से जर्मनी को कुल मिलाकर ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स में तोड़ दिया गया, और ये तोड़ना कहीं ना कहीं उनका ह्यूमिलिएशन बन गया, और ये ह्यूमिलिएशन बाद में सेकंड वर्ल्ड वॉर के तौर पे उभर के हमारे सामने आया। कुछ अन्य ट्रीटीज भी की गई थी, जैसे कि ट्रीटी ऑफ सेंट जर्मनी, ये 1919 में की गई थी, और ट्रीटी ऑफ ट्रियानन ये 1920 में की गई थी। ऑस्ट्रिया और हंगरी दो अलग देश बन गए। इस युद्ध के बाद जो ऑस्ट्रियन एम्पायर था वो कोलैप्स कर गया। तो ट्रीटी ऑफ जर्मनी ये ऑस्ट्रिया के साथ साइन किया गया, और ट्रीटी ऑफ ट्रियानन ये हंगरी के साथ साइन किया गया। इनके कुछ कंसीक्वेंसेस रहे, जैसे कि ऑस्ट्रिया और हंगरी इनके साइज को बहुत छोटा कर दिया गया। पहले जो ऑस्ट्रिया हंगरी का एम्पायर था वो काफी बड़ा हुआ करता था, बट अभी काफी साइज में छोटे हो गए थे। हैब्सबर्ग एम्पायर के समय में तो इनका साइज काफी ज्यादा था, और जो बाकी की टेरिटरीज थी उन्हें इन नेशंस ने आपस में बांट लिया, जो कि ब्रिटिश देश थे, उन्होंने उन टेरिटरीज को आपस में बांट लिया था। ट्रीटी ऑफ सेवर्स ये 1920 में साइन की गई थी ट्रीटी। ये ट्रीटी टर्की के साथ साइन की गई थी, और ये ट्रीटी भी काफी हार्श थी। यहाँ पर बहुत सारी जो टेरिटरी थी टर्की की, उसका एक हिस्सा ग्रीस को दे दिया गया, स्पेशली ईस्टर्न थ्रेस एंड सामायरन। ये लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, प्लस बस इंफॉर्मेशन देखिए कि कुछ हिस्सा ग्रीस को दे दिया गया था। इटली ऑल्सो गॉट सम टेरिटरी, इटली को भी कुछ जमीन दे दी गई, और जो डैर्डेनल्स था और द स्ट्रेट जो था, जो ब्लैक सी को मेडिटेरियन सी से जोड़ता है, उसे परमानेंटली ओपन कर दिया गया। ऑटोमन एम्पायर की जो कॉलोनीज हुआ करती थी उन्हें मैंडेट में कन्वर्ट कर दिया गया, और इन मैंडेट को जो तो लीग ऑफ नेशंस डील कर रहा था, एडमिनिस्टर कर रहा था, लेकिन वो उसे किसी अन्य देश की मदद से एडमिनिस्टर करने वाले थे। तो इन मैंडेट्स को ब्रिटेन और फ्रांस को दे दिया गया कि आप तब तक इन्हें एडमिनिस्टर करिए जब तक कि ये आजादी पाने की स्थिति में नहीं आ जाते। सीरिया को फ्रेंच मैंडेट बना दिया गया, जबकि फ्रांस, जॉर्डन, इराक और पैलेस्टीन ये ब्रिटिश मैंडेट बने। अगर आप इन्हें मैप में देखना चाहते हैं तो यहाँ देख सकते हैं, ये देखिए, ये जो एरिया है ये है फ्रेंच मैंडेट। ये सीरिया का इलाका है वर्तमान का, जो कि फ्रांस को दे दिया गया था। ये ब्रिटिश मैंडेट ऑफ पैलेस्टीन है, पैलेस्टीन का निर्माण किया गया यहाँ पर, और ये है मेसोपोटामिया, ब्रिटिश मैंडेट है। बाकी आसपास के इंडिपेंडेंट नेशन थी, और यहाँ पर इस लोकेशन को टर्की बना दिया गया। तो ये मैंडेट डिसाइड कर दिए गए और उन्हें इन अलाइड कंट्रीज में बांट दिया गया। अब आइए इस पीस ट्रीटी का हम इवैल्यूएशन करते हैं। वुडरो वर्जन का जो 14 पॉइंट था, जिसमें कुछ प्रिंसिपल्स बताए गए थे, प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट, हर देश को खुद को गवर्न करने का अधिकार दिया जाएगा, स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज किया जाएगा एथनिसिटी के बेसिस पर, मतलब जिस देश को, जिस टेरिटरी को इकट्ठा किया जाए वहां पर एक ही एथनिसिटी के लोग हों। इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी की बात की गई थी, लेकिन अगर आप ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स को ध्यान से देखेंगे तो आपको कहीं ऐसा महसूस नहीं होगा कि इन प्रिंसिपल्स को फॉलो भी किया गया है। आपको ऐसा लगेगा कि इन्हें पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया गया है, और इन प्रिंसिपल्स के बेसिस पर तो आप कभी भी ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स को जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे। It rather became a major tool that was to be used later by fascist regime of Hitler to wage another war, the World War II. In fact, जिस तरीके से ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स को फ्रेम किया गया, आने वाले समय में fascist regime जो फासिज्म की पॉलिसी थी या आइडियोलॉजी थी, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। फासिस्ट regime ने या हिटलर ने इसका इस्तेमाल प्रोपेगेंडा के तौर पे किया, जिसने वर्ल्ड वॉर 2 की शुरुआत करा दी। दूसरा पॉइंट यहाँ पर है कि जो ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स थी ये एक डिक्टेटेड पीस थी। ये कोई ट्रीटी नहीं थी, क्योंकि ट्रीटी तो दो एंटिटीज के बीच में होती है, दो देशों के बीच में होती है। ये डिक्टेटेड पीस थी, यहाँ पर जर्मनी को कोई स्टेक दिया ही नहीं गया था, उन्हें इन नेगोशिएशंस में पार्टिसिपेट भी नहीं करने दिया गया। वो तो केवल वहां पर आए थे। कहानियां तो ये भी हैं कि उन्हें बैठने भी नहीं दिया गया था। दे कुड ओनली पुट फॉरवर्ड देयर ओपिनियन। वो केवल अपना विचार रख सकते थे, अपना क्रिटिसिज्म दे सकते थे, जो भी बात वहां पे कही गई है, बात उन्हें बोलने का अधिकार नहीं था। आप क्या चाहते हो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। जर्मनी क्या चाहता था, इस बात से कुछ फर्क नहीं पड़ता था। वो अपना क्रिटिसिज्म राइटिंग में दे सकते थे कि हमें यहाँ पर आपत्ति हो रही है, लेकिन उनके क्रिटिसिज्म को कभी ध्यान नहीं दिया गया। कहा गया कि आप लोग हारे हैं, आप लोगों ने बहुत तकलीफ चाहिए, किनारे रहिए, हम जो कर रहे हैं हमें करने दीजिए। उसके बाद देखिए, जब उन्होंने ये कहा कि हाँ ये जो ट्रीटी जर्मनी के ऊपर इम्पोज की जा रही है बहुत हार्श है, तो उन्होंने यही कहा कि जो आपने ट्रीटी साइन की थी रशिया के साथ, ब्रेस्ट लिटोवस, क्या वो ट्रीटी बहुत नरम थी? वो भी तो एक डिक्टेटेड पीस ही था रशिया के ऊपर। तो जब आपने जो काम दूसरे के साथ किया है वही काम जब आपके साथ हो रहा है तो बुरा क्यों लग रहा है? लेकिन शायद ये अलाइड कंट्रीज भविष्य नहीं देख पा रहे थे कि उनकी इस डिक्टेटेड पीस का क्या नतीजा निकलने वाला है, तो दुनिया को कहां लेकर जा रहे थे, शायद वो समझ नहीं पा रहे थे। इसीलिए ये कहा जाता है कि हमें इतिहास से सीखना चाहिए, भविष्य में ऐसी स्थिति आए तो हमें संभल के रहना चाहिए, और मे गॉड ऐसी स्थिति दोबारा हमारे सामने ना आए कि हम ऐसी किसी स्थिति में पहुंचे जहां पर हमें ऐसी ट्रीटी करनी पड़े जो ट्रीटी पास में की गई। द क्लॉज ऑफ डिसआर्मामेंट ऑफ जर्मनी, जो जर्मनी को डिसआर्मामेंट करने का क्लॉज था कि जर्मनी कोई भी हथियार अपने पास नहीं रखेगा, इसने जर्मनी को पूरी तरीके से कुचल दिया, खत्म कर दिया, जर्मनी की प्राइड को खत्म कर दिया। और जो वॉर रिपेरेशन देने की बात है ये कि आपको युद्ध हार जाना देना होगा, ये तो पूरी तरीके से अनजस्टिफाइड था, क्योंकि ऐसा तो नहीं कि जर्मनी ये वॉर अकेले लड़ रहा था। जब जर्मनी ये युद्ध लड़ रहा था तो और देश कचौड़ियां तो खा नहीं रहे थे, लड़ाइयां तो आप भी लड़ रहे थे। और ये कहना कि जर्मनी वाज अलोन रिस्पांसिबल फॉर दैट वॉर, ये भी नहीं सही है, क्योंकि इसके पहले जो हमने इवेंट डिस्कस किए थे, मैंने आपको बताया था कि हर देश किसी न किसी फ्रंट पे ह्यूमिलिएट हुआ था, और वो सिर्फ मौका ढूंढ रहा था कि उसे एक मौका मिल जाए सामने वाले को सबक सिखाने के लिए। रशिया सर्बिया की मदद नहीं कर पाया था पास में, तो वो मौका ढूंढ रहा था कि उसे मदद करने का मौका मिल जाए। तो यहाँ पर हर स्टेक होल्डर अपने अपने हित के लिए लड़ाई लड़ रहा था, फिर सारी जिम्मेदारी जर्मनी पर ही क्यों? तो ये पूरी तरीके से अनजस्टिफाइड था। ब्रिटिश वर्जन का जो 14 पॉइंट था उसमें ऑल राउंड डिक्रीज इन आर्मामेंट की बात हुई थी, जब ये कहा गया कि हाँ कोई भी हथियार जर्मनी नहीं रखेगा, लेकिन
वुडरो विल्सन के 14 पॉइंट में ये बात नहीं थी, उन्होंने तो ऑल अराउंड डिसआर्मामेंट की बात कही थी या आर्मामेंट जोल्स की डिक्रीज की बात कही थी, लेकिन ये चीज इंप्लीमेंट तो केवल जर्मनी पे हुई। बाकी सभी देशों ने अपने हथियारों को और तेज किया, अपनी आर्मी को बढ़ाया, अपनी शक्ति को बढ़ाया। जर्मनी के लिए केवल ये 14 पॉइंट में से एक पॉइंट लागू किया गया। द लिमिट ऑफ ट्रूप्स, 1 लाख कहा गया था कि 1 लाख से ज्यादा ट्रूप रख नहीं सकते। ये इतनी कम संख्या थी कि उसके बाद तो जर्मनी के लिए लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना भी मुश्किल होने लगा था। चौथा पॉइंट क्या है? चौथा पॉइंट ये है कि प्रिंसिपल ऑफ नेशनलिटी, एथनिसिटी एंड सेल्फ डिटरमिनेशन की बात की गई थी वुडरो विल्सन के पॉइंट्स में। ये कहा गया था कि इन्हीं आधारों पर नए देशों का निर्माण किया जाएगा। हैब्सबर्ग एम्पायर को जब कोलैप्स किया गया, जो ऑस्ट्रिया हंगरी का एम्पायर था, जब इसे तोड़ दिया गया, तो जब वहां पर नए इंडिपेंडेंट स्टेट्स का निर्माण किया गया तो इसी प्रिंसिपल का ध्यान रखा गया कि हाँ, यहाँ पर इस एथनिसिटी के लोग रहते हैं तो ये दूसरा देश होगा, यहाँ पर इस एथनिसिटी के लोग रहते हैं तो ये देश भी होगा। लेकिन ऐसा बाकी जगहों पर नहीं किया गया। जर्मनी के साथ ये बिल्कुल नहीं किया गया। जर्मनी की बहुत सारी ऐसी टेरिटरी थी जहां पर बहुत ही सिग्निफिकेंट जर्मन पॉपुलेशन रहा करती थी, उन्हें न्यूली क्रिएटेड नेशंस में बांट दिया गया। पोलैंड में भी एक बहुत बड़ी संख्या जर्मन की थी, लेकिन उसे एक नया देश बना दिया गया। ऑस्ट्रिया और जर्मनी के बीच में जो यूनियन था उसे पूरी तरीके से रोक दिया गया, क्योंकि इन दोनों ने उनके पूरा तहलका मचाया था। तो डरे हुए तो सारे थे ही, जबकि जर्मनी और ऑस्ट्रिया का बहुत अच्छा लिंकेज था कल्चरल, और ऑस्ट्रिया में बहुत बड़ी जर्मन पॉपुलेशन भी रहा करती थी, एथनिक जर्मन वहां रहा करते थे। रिजल्ट ये था कि बहुत बड़ी संख्या में जर्मन जर्मनी के बाहर रह रहे थे। और जब वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ और हिटलर बाद में आया, तो जर्मन एग्रेशन वॉर एक्सपेंशन को हिटलर ने इसी बेस पे जस्टिफाई किया। उसने बोला हम किसी अन्य टेरिटरी पर तो हमला कर ही नहीं रहे हैं, हम तो वहीं हमला कर रहे हैं जहां हमारी खुद की पॉपुलेशन रहती है, वो हमारे लोग हैं जो कहीं और रह रहे हैं, उन्हें जबरदस्ती हमसे अलग किया गया है, मैं तो बस उस टेरिटरी को मिलाकर जर्मन लोगों को इकट्ठा कर रहा हूं। तो ये जो गलती की गई थी, इसे ही बाद में जस्टिफाई करने के लिए इस्तेमाल किया गया हिटलर के द्वारा। तो यहाँ पर एक बेस छोड़ दिया गया था हिटलर के लिए कि आप आइए और अपना फायदा उठाइए। टर्की की बात करते हैं। देखिए, ट्रीटी ऑफ सेवर्स जो टर्की के साथ साइन की गई थी, वो भी प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ डिटरमिनेशन का वायलेशन था, जहां पर ये कहा गया था कि हर देश की जो लोग हैं वो डिसाइड करेंगे कि उन्हें कहां कैसे जाना है। देखिए, कुछ ऐसा एरिया था जो टर्की स्पीकिंग लोगों का था, वो टर्क थे, उन्हें ग्रीस को दे दिया गया। तो यहाँ पर ये तो नहीं कहा गया था ना लोग डिसाइड करेंगे कि उन्हें कहां जाना है, लेकिन यहाँ पर ग्रीस को जबरदस्ती वो एरिया दे दिया गया, स्पेशली ट्रीटी ऑफ स्माइरन। ठीक है, अगर मैं गलत शेयर कर रहा हूं, विच वाज ऑन टर्की मेनलैंड, जो कि टर्की के मेनलैंड पर हुआ करता था। इसके बाद ये हुआ कि टर्की में एक नेशनलिज्म स्टार्ट हो गया। लोगों को ये बात पसंद नहीं आई, जैसे जर्मनी पसंद नहीं आई वैसे टर्की में पसंद नहीं आई। और जो नेशनलिस्ट थे उन्होंने मुस्तफा कमाल पाशा की लीडरशिप में ट्रीटी ऑफ सेवर्स को रिजेक्ट कर दिया। ग्रीक्स को स्माइरन से पीछे ढकेल दिया गया और मुस्तफा कमाल पाशा ने फिर से रीनेगोशिएशन किया ग्रीस के साथ। और जो कुछ फॉर्मर टेरिटरीज थी इंक्लूडिंग स्माइरन, वो जो ऑटोमन एम्पायर की टेरिटरीज हुआ करती थी, उन्हें वापस टर्की को दे दिया गया। इसके लिए एक ट्रीटी साइन की गई थी, ट्रीटी ऑफ लुआजन। 1923 में ट्रीटी साइन की गई थी, बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, याद ना रहे तो टेंशन मत लीजिएगा। छठा पॉइंट है अरब के बारे में। देखिए, टी लॉरेंस एक ब्रिटिश ऑफिसर थे, उन्होंने बहुत ही मेजर रोल प्ले किया था अरब को इंसाइट करने में टर्क्स के खिलाफ या फिर ऑटोमन एम्पायर के खिलाफ। उन्होंने बोला कि ये ऑटोमन एम्पायर आपके ऊपर कब्जा जमा के रखे हुए हैं, आप हमारी मदद करिए, हम युद्ध में जीतेंगे तो आपको अलग देश दे दिया जाएगा। और इसीलिए जो ये अरब कंट्रीज थी, ये 1916 से 18 के बीच में ऑटोमन एम्पायर के खिलाफ हो गई थी। इससे अलाइड कंट्रीज को काफी मदद मिली थी ऑटोमन एम्पायर को कुचलने में, खत्म करने में। इन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में अलाइड कंट्रीज की मदद की। उन्हें उम्मीद ये थी कि जब अलाइड कंट्रीज जीत जाएंगे तो उन्हें एक स्वतंत्र देश दे दिया जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसीलिए अरब काफी अनहैप्पी, और इसके अलावा जो पैलेस्टीन एक ज्यू स्टेट बना दिया गया था उनके बीच में, उससे भी काफी नाराज थे। इंडियंस की बात करते हैं। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने कैसे इंडियन नेशनल मूवमेंट को प्रभावित किया, तो ये दोनों पॉइंट्स आपके काम आएंगे। 2000 पॉइंट नंबर 7, पॉइंट नंबर 8। इंडिया को भी रियल ऑटोनॉमी नहीं दी गई। कई सारे इंडियन सोल्जर्स ने पार्टिसिपेट किया था, बहुत बड़ी संख्या में इंडियन सोल्जर्स ने वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट किया था। जो वॉर इन था अलाइड कंट्रीज का, वो था सेल्फ गवर्नेंस एंड सेल्फ डिटरमिनेशन। अगर हम जीते हैं तो जो टेरिटरीज हमें सेल्फ गवर्नेंस का अधिकार दिया जाएगा। हमने भी उम्मीद की थी कि हमारे साथ भी ऐसा होगा कि बच्चा जीतेंगे तो हमें सेल्फ गवर्नेंस दे दिया जाएगा, लेकिन हमें भी ऐसा कुछ भी नहीं मिला। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 साइन तो किया गया, इनफैक्ट लाया गया इंडिया के लिए, बट उसने इंडियन नेशनल कांग्रेस को सेटिस्फाई नहीं किया। इनफैक्ट उसमें कुछ खास था भी नहीं, वो आप पढ़ते हैं मॉडर्न इंडिया में भी और पॉलिटी में भी। डिसमेंबरमेंट ऑफ टर्की, टर्की में जो खलीफा थे उन्हें उनके पद से हटा दिया गया। जब इंडिया का सपोर्ट मांगा जा रहा था तो ये कहा गया था कि टर्की में या ऑटोमन एम्पायर जो सेंटर हुआ करता था इस्लामिक वर्ल्ड का, वहां के खलीफा को दुनिया भर के मुसलमान अपना नेता मानते थे और वो सेंटर हुआ करता था पूरे इस्लाम का। तो ये कहा गया था कि अगर टर्की भारता भी है तो भी जो खलीफा है उन्हें सम्मान के साथ इस जो जगह है वो दी जाएगी, उन्हें उनके पद से हटाया नहीं जाएगा। लेकिन युद्ध में ऑटोमन एम्पायर के कोलैप्स होने के बाद, हारने के बाद, उन्हें उनके पद से हटा दिया गया। उसके बाद इंडिया में भी खिलाफत मूवमेंट शुरू हुआ। रिजल्टेंट ये हुआ जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ, लॉरेट एक्ट आया, और इन्होंने कई तरीके से जो उसके बाद फिर खिलाफत और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हो गया। तो एक नई दिशा दे दी, मतलब ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का ही प्रभाव है जो इंडिया के नेशनल मूवमेंट पर पड़ रहा है। तो ये दो पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, ये भी उसी का रिजल्ट है। नवा था प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक वायबिलिटी। अलाइड कंट्रीज ने जब भी किसी जर्मन पॉपुलेशन वाली टेरिटरी को किसी अन्य देश के साथ मिलाया तो ये कहा कि ये जरूरी है वहां की इकोनॉमिक वायबिलिटी के लिए, लेकिन ऑस्ट्रिया और जर्मनी को नहीं मिलाया गया, जबकि उनका इकोनॉमिक बहुत अच्छा था, वो काफी लंबे समय से एक साथ थे, तो उन्हें मिलाया जाता, उनका यूनियन बना दिया जाता तो अच्छा होता, लेकिन ये नहीं किया गया। तो ये जो कॉन्सेप्ट था उनका इकोनॉमिक वायबिलिटी का, ये भी बिल्कुल बेकार सा कॉन्सेप्ट था। लॉस ऑफ कॉलोनीज, अफ्रीका में जो कॉलोनीज थी जर्मनी की, उन्हें उनसे छीन लिया गया और ये उनका जो ऑब्जेक्शन था वो जेन्युइन था। इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन था वो भी इम्पार्शियल नहीं था, और यहाँ पर अलाइड पावर की जो इंपीरियलिस्टिक एम्बिशन थे उन्हें ही पूरा किया गया। कहने को तो इन कॉलोनीज को लीग ऑफ नेशंस के तहत मैंडेट बनाया गया था, जिन्हें बाद में भविष्य में आजादी दे दी जानी थी, लेकिन मैंडेट सिस्टम एक्चुअली में एक वर्चुअल एनेक्सेशन ही था जर्मन कॉलोनीज का, क्योंकि जो मैंडेट बनाए गए थे उसे उन्हें या तो जर्मनी या फ्रांस को बांट दिया गया था। ब्रिटेन को जर्मन ईस्ट अफ्रीका दे दिया गया, फ्रांस को कैमरून और टोगोलैंड का बहुत बड़ा हिस्सा दे दिया गया, और बाकी की जो टेरिटरीज थी वो भी ब्रिटेन के पास आ गई। तो इस तरीके से मैंडेट सिस्टम भी बेकार का कॉन्सेप्ट था। 11वां पॉइंट है वॉर गिल्ट क्लॉज। इट इज प्रीटी मच एविडेंट दैट ऑल द इंपीरियल पावर्स वर रिस्पांसिबल फॉर द वर्ल्ड वॉर 1। ये साफ था कि हर देश वर्ल्ड वॉर 1 के लिए गिल्टी था, लेकिन सारी जिम्मेदारी इसके ऊपर डाल दी गई, जर्मनी के ऊपर डाल दी गई। तो इससे जर्मन काफी ह्यूमिलिएट हो गए और उसने ही वर्ल्ड वॉर 2 को स्टार्ट किया। वॉर रिपेरेशन, ये भी पॉइंट हम डिस्कस कर चुके हैं। रिडक्शन इन टेरिटरी, ऑस्ट्रिया एंड हंगरी की जो टेरिटरी थी उसे काफी कम कर दिया गया। तो जो उनका इंडस्ट्रियल वेल्थ था, जो उन्होंने काफी लंबे समय से इकट्ठा किया हुआ था, तो एक्चुअली में चेकोस्लोवाकिया और पोलैंड के पास चला गया। बात तो यूं कही गई थी कि बाद में फ्री ट्रेड क्लॉज रखा गया था कि सभी देश आपस में फ्रीली ट्रेड कर पाएंगे, लेकिन ये जो नए देश बने पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, इन्होंने फ्री ट्रेड क्लॉज को वायलेट कर दिया। इन्होंने ट्रेड किया ही नहीं, किसके साथ? ऑस्ट्रिया और हंगरी के साथ। तो उनकी इकोनॉमी बड़ी बुरी स्थिति में आ गई और उन्हें फिर लीग ऑफ नेशंस से लोन लेना पड़ा। रशिया को भी कुछ खास नहीं मिला, क्योंकि रशिया कुछ समय पहले ही वॉर से बाहर हो गया था, लेकिन उन्होंने बहुत लंबे समय तक वॉर लड़ा था और उनकी वजह से अलाइड कंट्रीज को काफी मदद भी मिली थी जीतने में, लेकिन उन्हें इस पूरी ट्रीटी में साइन नेगोशिएशंस में शामिल नहीं किया गया, तो उन्हें कुछ खास फायदा नहीं मिला। तो ये पूरा इवैल्यूएशन हमने किया इन ट्रीटीज का, ट्रीटी ऑफ वर्सलिस का। उम्मीद है आपको टॉपिक समझ में आया होगा। आगे की बातें हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। यहाँ पर आज का हमारा सेशन समाप्त होता है।